वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 से 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू पॉलिटी। सबसे पहले आपके पास है कि आर्टिकल 1 स्टेट्स इंडिया एज भारत विच इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सेकंड आपके पास गिवन है द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया इज वाइडर इन द एक्सटेंट दैन द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो यूनियन ऑफ इंडिया एक्सप्रेशन है ये वाइडर है टेरिटरी ऑफ इंडिया से। इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट कौन सा इनमें से? वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट थोट दीजिए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत है। ठीक है, बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया से, और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इंडिया एज भारत विच इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, तो सिर्फ यूनियन टेरिटरीज वाला मेंशन नहीं है। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स आपको गलत देखने को मिलेंगी। उसके बाद डीपीएसपी की बात की जा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कौन कौन से डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं? देखो, तो आपको डीपीएसपी की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड ऑन किए गए हैं। तो ये दोनों याद रखना है आपको कि ये वाला और ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड ऑन किए गए हैं, जबकि ये वाला डीपीएसपी 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू, ओनली टू। फिर आर्टिकल 21 की बात आ रही है। आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 की बात की जा रही है। इफ इट इज वायलेटेड बाय द स्टेट, अगर स्टेट ने आपका आर्टिकल 21 वायलेट कर दिया तो स्टेट को कंपनसेट करना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है, स्टेट कंपनसेट नहीं करेगा। सेकंड, द प्रोटेक्शन अंडर इट कैन बी अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। जो प्रोटेक्शन है वो केवल आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए मिलेगी, पर लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग में थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया था आर्टिकल 21 का, पर बाद में ये ब्रॉड हो गया था। तो ये गलत है आपके पास। इन द मेनका गांधी केस 1978, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 21। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ से आपको ये जजमेंट का भी आइडिया रखना है, तो केवल दो स्टेटमेंट्स ट्रू है आपके पास, केवल दो स्टेटमेंट्स ट्रू है। इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है और ये बहुत बेसिक है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की स्ट्रेंथ होती है वो पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। सेकंड है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय द प्रेसिडेंट। जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसमें जो जजेस की संख्या है वो इंक्रीज हो सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। वीडियो को पॉज कीजिए, थोट दीजिए इस क्वेश्चन को कि क्या आंसर होने वाला है इसका। तो इसका आंसर आपको दोनों देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन मान सकते हो कि वन पार्टी सिस्टम कौन कौन सी कंट्री में है। तो चीना में हो गया, चीना में हो गया एक, तो एक वियतनाम में देखने को मिलेगा, एक क्यूबा में, अर्जेंटीना में नहीं है आपके पास। तो 3 हो जाएगा इसमें। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल इफ ऑल द राइट्स आर वायलेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने वायलेट किया फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि अनटचेबिलिटी कोई प्राइवेट पर्सन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो उसके लिए भी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ये भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास। कुछ सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, उनके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। फिर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट दी हुई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू इम्पैक्ट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू रिटन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी सीक कर रहे हैं to a written federal constitution than the constitution of the United States. Some provision in the constitution can only be amended with the ratification of the 2/3 of the state's legislature with a special majority. ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है। यहाँ पे जो 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद स्पेशल मेजोरिटी, ये पार्ट गलत हो जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसमें आपके पास। फिर एक सप्रू रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी 1945 की।
जिसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, शेपिंग द की प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट एम्फेसाइज द नीड फॉर द, क्यों, इंक्लूजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी राइट, ठीक है, जनरल से स्टेटमेंट लग रही है ये, इंक्लूजन ऑफ द नॉन जस्टिशिएबल डीपीएसपी, तो सप्रू रिपोर्ट में इसके बारे में भी बात की गई है, इंक्लूजन ऑफ द नॉन जस्टिशिएबल फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपको पता है कि ये तो बहुत बाद की बात आएगी ड्यूटीज की बात, तो इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 ठीक होगा, सी ऑप्शन है इसमें, थोड़ा आइडिया रखना सप्रू रिपोर्ट को लेके। 10th क्वेश्चन में सेशन जज के बारे में बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट जज बोल लीजिए आप, डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब डीजे, डीजे वाले बाबू, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बेसिकली इनके पास ओरिजिनल और एपिलेट जुरिडिक्शन होती है, कौन सी होती है, ओरिजिनल और एपिलेट, और एक और चीज ध्यान में रखना कि डिस्ट्रिक्ट जज सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को देख सकते हैं, जब वो सिविल केस देख रहा होगा तब उसे डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, जब वो क्रिमिनल केस देख रहा होगा तब उसे सेशन जज बोलेंगे। द डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन हियरिंग अ क्रिमिनल केस इज नोन एज द सेशन जज, ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है, डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल केस सुनेगा तो सेशन जज बोला जाएगा। सेशन जज कैन सेंटेंस अ पर्सन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बट कैन नॉट अवॉर्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है इसमें। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना, कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है उसने राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बना दिया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। चलो हिंट ये है कि ये फर्स्ट में नहीं हुआ था, ये 44th में हुआ था, किस में हुआ था, ये 44th अमेंडमेंट में हुआ था। फिर सेकंड है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि मेंबर डिस्क्वालिफाइड फॉर डेफिकेशन कैन नॉट बी मिनिस्टर। उसके बाद 91st में क्या बोला हुआ है, स्टिपुलेटेड द अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, ठीक है, और 77th में था कि एससीज और एसटीज की रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी गई थी। तो फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली गलत है, तो आपके पास है कि और द फोल पेयर्स आर नॉट करेक्ट, तो या तो एक या दो या तीन, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन कौन से ठीक है और कौन से गलत।